जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। उम्मीद तो दिलाता है ना बंदा। जी बच्चों, कुछ समझ आ रही है? थोड़ी बहुत। क्या कह रहा था? देखो मैंने इसीलिए इस तरह से कर लिया था। आपने अलग वर्किंग रखी होनी है तो अच्छी बात है। डिफेक्टिव यूनिट्स आपने ट्री बनाया होना है, मिसाल के तौर पर आपने ट्री बना लिया होगा, गुड और डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव के अंदर फिर आप कर रहे होंगे विद रीवर्क, विदाउट रीवर्क, ऐसे करके भी चल सकते हैं आप। यही काम ऐसे कर रहे हो, कोई मसला नहीं है, समझिए बस, ठीक है। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेच लेंगे? नहीं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 40% माइनस करके 60% बेच लेंगे। लेकिन अगर ये करेंगे तो फिर रीवर्क की कॉस्ट नीचे नहीं आएगी, तो एनआरवी आ जाएगी ना इस तरह से, ठीक है। ये दोनों के बारे में कहा है उसने कि बी के डिफेक्टिव यूनिट्स को विदाउट रीवर्क अगर बेचना है तो नॉर्मल का 60% पे बिकेंगे, तो 40% कम कर लिया। अब इसको माइनस कर दोगे नीचे क्या आ जाएगी? एनआरवी इसकी। अभी नहीं, सवाल पूरा कर लें। ये समझ आया? अच्छा, सही है। अब इधर आओ, ये पॉइंट भी मैंने कर दिया है। अब ले देकर रह क्या गया? सिर्फ ये वाला पॉइंट जिसमें वो कह रहा है कि 5600 यूनिट्स बेचे थे, गलती से 6500 लिख दिए। तो जिस वक्त आपने सी के यूनिट्स मल्टीप्लाई करने हैं ना वैल्यू निकालने के लिए, बस उस वक्त याद रखना कि आपने 5000 की बजाय 5000 जमा 900, ये 5900 यूनिट्स ले लेने हैं, ठीक है। बस ये याद रखना। तो इसका मतलब मैंने एडजस्टमेंट्स तो कर दी क्लियर, अब बस रह गया है मेरा सिर्फ यही ऊपर वाला डेटा, ठीक है। सही है। अब तो कहानी आसान हो गई। सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट सब में आएगी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट सब में आएगी सिवाय, बोलो आपने सवाल पढ़ा है? अच्छा यूं करो, एक बार जरा एडजस्टमेंट नंबर 2 दोबारा पढ़ो। ये एडजस्टमेंट 2 है, ये तो 1 2 3 लगा हुआ ना। बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3। मैंने बुलेट 3 करा दिया है, बुलेट 2 करा दिया है, बुलेट 1 करा दिया। मैंने तो करा दिया, आपने नहीं किया अभी तक। अब 2 पढ़ो, 2 पढ़ के मेरी बात का जवाब दो, जल्दी से 2 पढ़ो। एनआरवी निकालते हुए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट माइनस होती है, पर यूनिट माइनस करेंगे, करनी है ना। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट एनआरवी निकालते हुए माइनस होती है। अब पॉइंट 2 पढ़ के मुझे बताओ, सब में होगी ना माइनस? सब में माइनस नहीं होगी, क्योंकि उसने पॉइंट 2 में कहा था डिफेक्टिव यूनिट्स को अगर आपने 60% ऑफ नॉर्मल प्राइस बेचना है तो फिर ये डिस्काउंट देने से फायदा क्या होगा? ना तो इस पर आपने रीवर्क करना है, ना ही सेलिंग कॉस्ट। यानी कि आपका अगर मैं माइनस करूं इधर से, इधर देखो, मैं इधर से माइनस करूं सेलिंग कॉस्ट और मैं माइनस करूं अगर रीवर्क की कॉस्ट, तो ये दोनों कॉस्ट कहां पे माइनस नहीं होनी? ये बात समझ आई? बाकी सब में आएगी, बाकी सब में आएगी। ये मैं पूछ रहा था, कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अलग अलग करोगे तो हर बार हर एक के लिए यूं सोचोगे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। बल्कि मैं सोच रहा हूं देख लेते हैं, शायद पिछला सवाल मैं आपको अलग अलग टेबल के साथ करवा दूं कि चलो यार थोड़ा सा ऐसे भी हो जाए, बच्चे रिलैक्स रहे। समझ तो आ रही है ना? समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही, कोई बात नहीं। सवाल तो ख़त्म हो गया। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 80 तुस्सी 100 जाओ। अच्छा संडे है ना, कल सो जाना, कह रहा हूँ, रिजल्ट की टेंशन ना लेना, ठीक है। तो 80, 75, 100 और 110 सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग कॉस्ट 80 गुड यूनिट्स की आएगी एनआरवी के लिए, 80 है, 80। और अगर डिफेक्टिव को रीवर्क करके बेचोगे तो भी आएगी। बी की सेलिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? गुड यूनिट्स की आएगी, और अगर रीवर्क करके बेचोगे तो, और ये रीवर्क करके बेचोगे तो 900 का बिक जाएगा, रीवर्क करके बेचोगे तो 1040 का बिक जाएगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहनी है, डिस्काउंट मैंने नीचे दिया हुआ है अलग से, ओके। अच्छा, प्रोडक्ट सी की सेलिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? 100 पूरा, इसमें तो रोला ही कोई नहीं है, आएगी ही आएगी। और इधर लो, आसान भी नंबर होते हैं, इन्होंने तो नंबर देने ही देने थे आपको। अच्छा, अब रह गई रीवर्क कॉस्ट। रीवर्क कॉस्ट तो माशाल्लाह से आनी ही सिर्फ कहां पे है? गुड को रीवर्क नहीं करना, विदाउट रीवर्क को भी कुछ नहीं करना, गुड को रीवर्क नहीं करना, विदाउट रीवर्क में तो लेना नहीं। यहां पे रीवर्क वाला चक्कर ही कोई नहीं। इसका मतलब रीवर्क की कॉस्ट तो सिर्फ
आएगी ए में और बी में रीवर्क वाले कॉलम में। कितनी? 260 और 320 जी, 260 और 320। तसल्ली से इसको देखें, सवाल चूंकि खत्म हो गया इसलिए तसल्ली से इसको देखें। 10 बार देखें, 20 बार सवाल करें, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने समझो आज एक ही सवाल कराना है, बहुत टाइम बच गया लेकिन मैंने फिर भी यही सवाल कराना है। मेरा दिल ही नहीं कर रहा, मैंने दूसरा सवाल करना ही नहीं है, बस गल मुक गई। जल्दी से देखें, तसल्ली से देखें। जब आप ओके करेंगे चीज़ें फिर आगे चलेंगी। चलें, शाबाश। क्योंकि ये बुनियाद बना रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों की। फॉर्मेट पे ना जाएं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं कहा ये फॉर्मेट है। आप 70 किस्म के फॉर्मेट बना लें, मुझे कोई मसला नहीं। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, इस वक्त एनआरवी की प्रैक्टिस चल रही है, सवालों में वो ये कर रहा है, एडजस्टमेंट्स करवा रहा है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकलवा रहा है। तो कॉन्सेप्चुअली बात समझे, फॉर्मेट जो मर्जी करें। एनआरवी निकल चुकी है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं, लाहौर और उसके गिरदोनवा में एनआरवी की कैलकुलेशन हो चुकी है। बाकी शहरों में लोग अपने अपने मकामी वक्त के हिसाब से एनआरवी कैलकुलेट कर लें। लो भाई, अच्छा अब देखो, ये ना मैंने ऑटोमेटिकली मैंने ऐसा फॉर्मेट बना दिया है कि अब आप सुकून से चल सकते हैं। आप सही वाली फिगर्स उठा लेंगे, लेकिन मैं आपको ना यहाँ पर पूरा 1 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, पूरे 30 सेकंड देता हूँ। आप एनआरवी दिमाग में तो कम से कम लिख लें कि यहाँ पे कौन सी वाली आनी है, ठीक है? जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। लो जी, योर 30 सेकेंड्स स्टार्ट नाउ। अब से एनआरवी निकालो, जल्दी करो। जी 30 सेकंड हो गए या नहीं हुए अभी? एनआरवी पर यूनिट, चलो ये तो मैं लिख लूँ ना। एडजस्टमेंट किस में होनी है बेटा? यूनिट्स में ना। यूनिट्स तो अभी यहाँ पे कहीं लिखे नहीं। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। इधर देखो भाई, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सादा बात। अगर प्रोडक्ट ए के गुड यूनिट्स आप बेचना चाहें, जो कि आपके पास स्टॉक में पड़े, अगर वो बेचना चाहें तो गुड यूनिट्स की एनआरवी क्या है? और अगर डिफेक्टिव यूनिट्स बेचना चाहें तो 2 ऑप्शंस हैं। रीवर्क करके बेचें तो 700 पूरा, विदाउट रीवर्क बेचें तो 600। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है? कौन सा ऑप्शन बेटर है कि आप उसको रीवर्क किए बगैर बेच दें? तो ये ऑप्शन अब नहीं रहा, यानी कि आपने ये 626 नहीं लेना। अब ये जैसे भी आप वर्किंग कर रहे थे उनमें से आपने कल, जैसे मैंने परसों वो टेबल आपने हायर वाला उठा के उसको एनआरवी में ले जाना है। यानी गुड यूनिट्स की एनआरवी क्या होगी? देखो जरा, गुड यूनिट्स की एनआरवी क्या होगी? 960, जबकि डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी क्या होगी? 700। कहानी खत्म। अब समझे हो? जैसे मर्जी पहुंचो, यहां पे नतीजे पे पहुंचना है। चलो अब जल्दी से अगला निकालो। ज़बानी नहीं, ज़बानी कर लो ना, पहले खुद कर लो। वो मैंने ऐसे ज़रा सामने रखा था ताकि ज़रा इजी रहे। अगर प्रोडक्ट बी के गुड यूनिट्स बेचोगे तो एनआरवी 600। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। गुड यूनिट्स कितने के आ गए? 690 पर यूनिट इनकी एनआरवी है। ठीक है, वो लोअर है तो लिखोगे लोअर को, वो देखते हैं बाद में, वो अगली बात है। एनआरवी निकाल है फिलहाल। अगर आप बी की बात करें तो बी को रीवर्क करके बेचें तो 500, और अगर विदाउट रीवर्क बेचें तो पागल है, रीवर्क करें और इतनी एफर्ट करें। इसको हम रीवर्क किए बगैर बेचेंगे, विदाउट रीवर्क बेचेंगे। तो फिर इसकी एनआरवी, जी अब सिखाया था परसों आपको कि 2 अगर ऑप्शन दे दें एनआरवी में तो कौन सा लेना है। तो इस वर्किंग को आप कैसे भी करें बेटा, ट्री बना के करें जैसे वहां किया था। अब नतीजा क्या निकालना है कि डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी कितनी है?
540। इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, जैसे मर्जी पहुंच रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं। दरख्त बनाएं, उल्लू बिठाएं, फिर हर शाख पे उल्लू बैठा, अंजाम को ये कहें, जो मर्जी करें। और ये तो बेचारे शरीफ उन्नस जी। 1100 पूरा 1100 एनआरवी आ गई 1100 जी। 1300 ये 1330 आ गई। अब अगला स्टेप क्या है, आपने वैल्यू निकालनी है। वैल्यू भी पर यूनिट ही आएगी और ये होगी इन दोनों ऊपर वाली चीजों में से लोअर। मुश्किल काम जरा मैं कर लूं। यस, अब बताओ वैल्यू लाइन लग गई ना। वैल्यू लोअर, वैल्यू लोअर, वैल्यू ठीक है लोअर, वैल्यू लोअर, वैल्यू 900 लोअर है, लोअर। यानी कि देखा जाए तो एक तो आपको ए के डिफेक्टिव यूनिट्स पर एनआरवी लॉस नजर आ रहा है होता हुआ, तभी तो राइट डाउन करके एनआरवी पे ला रहे हो। ओए बी के तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, गुड यूनिट्स पे भी एनआरवी लॉस आ रहा है, डिफेक्टिव पे तो आ ही रहा है। ऐसे ही है ना, एनआरवी लॉस ये नहीं है, ये वैल्यू है। एनआरवी लॉस कितना है 100, एनआरवी लॉस कितना है 10, एनआरवी लॉस कितना है 160। ये एनआरवी लॉस तो 160 100 इस तरह से है ना, ठीक है। ये तो मैंने वैल्यू निकाली है, लेकिन नजर आ रहा है कि एनआरवी लॉस, तो अब ये एडजस्टमेंट हो नहीं गई वैल्यू में। यानी जब आपने वैल्यू ऑफ स्टॉक लेनी है तो आपने एनआरवी पर ले लिया स्टॉक को, तो एनआरवी की एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है, यहां तक कोई मसला। अब ये है पर यूनिट एनआरवी। अब इधर आ जाओ भाई, देखो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। 2400, 12,600, 4,000, 21,000, 5,900 और 8,000। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग उसने क्या रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो मैं भी इन्वेंट्री लफ्ज इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बताओ जी गुड यूनिट्स कितने, 12,600 हैं, डिफेक्टिव 2,400। बी के गुड यूनिट्स कितने हैं 21,000 और डिफेक्टिव कितने हैं। सी के यूनिट्स कितने हैं 5,900। अब ये छोटा सा स्टार लगा के यहीं कहीं ना, छोटा सा स्टार लगा के लिख दो, यहां कहीं स्टार लगा दो कि मैंने क्या किया जी 5,000 प्लस 900 किया हुआ है, बस ताकि पता लग जाए कि मैंने ये एडजस्टमेंट। तो ये बेटा एडजस्टमेंट आ गई, स्टॉक यूनिट्स बढ़ा दिए, सही हो गया। तो 59,000 ये हो गए, अच्छा 5,900 सॉरी ये हो गए। और उसके बाद 8,000 आ गए आपके डी के। डी सबसे ही शरीफ साबित हुआ है, डी में तो ऐसा मसला भी नहीं था। और जनाब अब आपकी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो चीज़ आएगी उसको कहेंगे आप एडजस्टेड वैल्यू। ठीक है जी, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अब रुपीज़ में आ जाएगी। तो बताइए जी वैल्यू 110 100, बड़ी मेहरबानी। 1000 में बता रहे हो, 1000 में बता रहे हो, तो फिर यहाँ रुपीज़ इन 1000 लिखना पड़ेगा ना, रुपीज़ इन 1000। नहीं समझ आया तो मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। 700 इंटू 2400, 16 तुसी, 21,000 इंटू 690, 49 490, बहुत अच्छे, 14,490, 21,000, 2160, 5310,
और 102। ये जनाब आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तसल्ली से देखें, कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना आपने, तसल्ली से देखें, इत्मीनान से देखें और 10 बार पूछें, जब तक समझ ना आए पूछते रहें। अभी भी ये टोटल वैल्यू नहीं, टोटल तो यहाँ से निकलेगा। टोटल वैल्यू कितनी निकलेगी? ये 10080 प्लस 1680 प्लस 1490 प्लस 2160 प्लस 53 प्लस ये सारे मिलकर आपका क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। तो प्रोडक्ट डी आ गया और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ टोटल का, बेहतरीन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, आप अलग से लिख लें, नीचे जाके लिख लें, मरने ना लग जाया करें। मरी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, हम मरी जा रहे हैं जी। 43923, ठीक है, ये टोटल आ गया। आपके पास नहीं है जगह तो आप अगली लाइन में लिखें टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वो टोटल वहां पे कर दें। जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, लिखा नहीं, जगह कम थी। ये एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट है। एस्टिमेट ही होता है, आज खड़े होकर अंदाज़ा लगाते हैं ये स्टॉक फ्यूचर में इतने का बिकेगा। अच्छा एक्चुअल भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, आज ये इन्वेंट्री है, उसकी सेलिंग प्राइस वो एक्चुअल भी हो सकती है, पास वाली ही आगे यूज़ हो रही है, चेंज नहीं हो रही तो वही है, कोई भी सवाल में गिवन है। बेसिकली तो असूल ये है फ्यूचर की सेलिंग प्राइस चाहिए। सवाल में फ्यूचर की सेलिंग प्राइस नहीं गिवन तो पास्ट का डेटा उठा लो, उसमें कोई चेंज नहीं है, वही डेटा ही आगे भी चलेगा। इन केस ऑफ उसने अगर स्पेसिफिकली नहीं बताया कोई चेंज है तो मतलब जो चला आ रहा है वही चलेगा, ठीक है। और अगर ये हो कि फ्यूचर के अंदर एक्चुअल ये इतने में बिका ये पता लग जाए तो ईयर एंड पे तो पड़ा है ना, तो वो एक्चुअल वाला ही उठा लो। तो असल तो फ्यूचर का एस्टीमेट है, पर पास्ट या फ्यूचर का एक्चुअल मिल जाए तब भी चलेगा सवाल के अंदर, ठीक है। दो जगह क्रॉस लगाए। देखो भाई, आपकी प्रोडक्ट ए के डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं उनके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। चाहो तो रीवर्क करो, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेच लो, और अगर चाहो तो रीवर्क किए बगैर 40% डिस्काउंट पे बेच लो। तो ये दो ऑप्शंस थे ना। तो अगर रीवर्क करते हैं तो सेलिंग कॉस्ट भी भरते हैं, तो ये 700 रुपये का एक यूनिट बिकेगा। रीवर्क नहीं करते तो ये सिर्फ डिस्काउंट देंगे, ये दोनों कॉस्ट नहीं आएंगी, ये 624 का बिकेगा। तो मैंने कहा बेहतर फिर क्या है, इसको रीवर्क करके बेचो। तो डिफेक्टिव यूनिट्स ए के इस ऑप्शन पे जाएंगे, यानी इसकी एनआरवी 700 है, दूसरी लोअर है ना, ठीक है। बी के केस में रीवर्क करके 505 आ रहा है, विदाउट रीवर्क 540 है, तो पागल हैं, रीवर्क करके बेचेंगे, ऐसे ही डिस्काउंट लगा के बेचेंगे। ये वाली बात मैंने आपको यहाँ सिखाई थी। ये यहाँ पे मैं यूनिट्स वो ले लेता हूँ अगर आप कहते हो तो, ये सही है, समझ आ गई। विदाउट रीवर्क सेल इन करंट कंडीशन, और विद रीवर्क यानी रिपेयर करके बेचो। तो जो इनमें से बेटर है वो उठाया था हमने। सेकंड पॉइंट में कहता है डिफेक्टिव यूनिट्स को हम सोल्ड कर सकते हैं मार्केट में एट 60% ऑफ करंट सेलिंग प्राइस। मतलब 40% डिस्काउंट लगा दें तो आप इनको विदाउट इनकरिंग रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट बेच सकते हैं। तो लिखा तो हुआ। मुश्किल भी होता है बेटा, समझ आया या नहीं आया? तो अब इसको आसान आपने खुद करना है। वैसे तो मैं भी आपके साथ हूँ, और सवाल कराऊंगा, फिर और कराऊंगा, लेकिन बहरहाल अब मैं तो समझा ही सकता हूँ ना। अब एक चीज़ अगर मुश्किल है तो मुश्किल ही है, ये अल्टीमेट सवाल है। ऐसे नहीं मैंने आज के दिन के लिए रखा था, कहा था कि आना। हाँ जी, पहले इसको यूँ इसको सीधा करो, ऐसे किया हुआ, इसको सीधा करो ना पहले, ऐसे सीधा। हाँ आप बताओ। 60% पर ही सेल की है, 40% माइनस किया है। चन्नमाई 1040 में से 40 माइनस किया है, तो ये 60% है। ज़रा 1040 पर 60% लगाओ, वही आना है, जाहिर है। समझ आई? तो मैंने डिस्काउंट लिख रहा था ना, माइनस कर दिया। बातें नहीं, सवाल कहा करें। मुझे पता है आप लोग जो चाह रहे हैं, मुझे पता है कि अब 10 मिनट रह गए हैं, इसको बस ऐसे ही उलझाओ थोड़ा सा, अगला सवाल ना कराए। आई नो मुझे पता है। हाँ पूछे, सवाल पूछे, मुझे है पता, लेकिन पूछे।
तो लगा लें, फिर डिस्काउंट ना लिखिएगा, फिर कहाँ निकालेंगे। ये वर्किंग का फॉर्मेट ऐसा था कि ये सेलिंग प्राइस में चीज़ें माइनस करके एनआरवी में निकाला था, मैंने इस तरह से की। तो आप कर लें इस तरह से, आपने नतीजा निकालना है बेटा। मैंने अर्ज किया कि आप जिस तरह से मर्जी सवाल करें, नतीजे पे पहुंच जाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुझे ये आंसर चाहिए, जैसे मर्जी निकालें। अभी एंट्रीज रहती हैं, ज़रा सब्र कर जाए, मुश्किल काम तो भी रहता है। आप कर सकते हैं, फिर जगह छोड़ दीजिएगा थोड़ी सी। आपके जहन में होना चाहिए वर्किंग्स करके अल्टीमेटली 4 तरह के यूनिट्स, 4 तरह के प्रोडक्ट्स का स्टॉक तो लिखना ही है ना। तो 5-6 लाइनें छोड़ के वर्किंग शुरू कर दें, पहला सफ़ा पूरा छोड़ दें। पर्चे के पैसे दिए होते हैं आप लोगों ने, वो आपको शीट के कोई ये नहीं कहेंगे सफ़ा सिर्फ 4 लाइनें लिख के आगे क्यों किया। वर्किंग अगले सफ़े शुरू कर दे, कोई मसला नहीं। बाकी अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भूल गए, वर्किंग शुरू कर बैठे, बाद में फिर क्लियरली एलेबोरेट कर दें, तब भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ऑनर करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। बेहतर यही है कि पहले रिक्वायरमेंट एड्रेस करो। अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए तो भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो मार्क्स देते हैं, लेकिन हम चांस नहीं लेते ये। तो इसलिए पहला सफ़ा खाली छोड़ दो, पूरा ही छोड़ दो। चाहे 4-5 लाइनों में रिक्वायरमेंट आए, बाकी खाली रहे, अगले समय से वर्किंग शुरू करो। मसला क्या है, 24 सफ़े होते हैं बुकलेट में, हमारे ज़माने में 24 होते थे, अभी कितने होते हैं? बढ़ गए हैं, उल्टा बढ़ गए हैं, देखो हैं। मैंने कभी एक्स्ट्रा शीट नहीं लगाई पूरे सीए के अंदर, कभी नहीं लगाई, मुकदी नहीं सी मेरी थे। जब वो आसपास वाले पूछते थे सर एक्स्ट्रा शीट, मेरा त्रा निकल जाता थी, यार लगता है मैं गया, लेकिन वो फिर पास हो जाता था मैं। असल में वो राइटिंग का डिफरेंस होता है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी छोटी थी तो वो पूरा हो जाता था उसमें। तो वो बच्चे जो हैं वो उनकी राइटिंग बड़ी बड़ी होती है, दो एक पार्ट एक सफ़े पे किया, फिर आगे चले बड़े बड़े करके 2-2 लाइनों के ऊपर लिख रहे होते हैं। कोई मना नहीं है, एक लाइन के बजाय बच्चा तेजी में 2 लाइनों के ऊपर लिख रहा है, यानी 2 लाइनों के ऊपर मिलाकर 1 लाइन लिख रहा है, लिख के कोई मसला नहीं है, कोई मना नहीं करने वाला। ऐसे जो वो वैसे मर्जी होती है, अलग अलग होता है। तो मैंने तो कभी नहीं लगाई एक्स्ट्रा शीट। तो बहरहाल आप लगा सकते हैं, इजाज़त होती है। मुझे पता है आप लोगों की इन सारी साजिशों का, ठीक है, इसलिए मैं बगैर किसी और बात के पार्ट 2 पे आना चाहूँगा, जो असल काम था। पार्ट 1 पे। यानी ये अभी तक मैंने जो निकाली है वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो निकाली है, ये बेसिकली मेरा पार्ट 2 था। और पार्ट 1 क्या है, जर्नल एंट्रीज कर दो। जर्नल एंट्रीज करनी है एडजस्टमेंट्स की, यानी कि रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दो। जर्नल एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज। तो 2 ही एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, एक जो क्लोजिंग स्टॉक आपने सी का बढ़ाया है, ठीक है, और दूसरा जो आपने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड किया है। अब इसको ना इस वर्किंग में से एक्सट्रैक्ट करना सिर्फ मुश्किल काम है, तो वो बस आपको, वरना एंट्री हम पहले कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एडजस्टमेंट्स तो हैं 2, ठीक है जी। एक एडजस्टमेंट है आपके 900 की डिस्क्रिपेंसी। अब डिस्क्रिपेंसी की नेचर क्या है, यूनिट्स स्टॉक के आपने बढ़ाए हैं या कम किए हैं? बढ़ाए हैं या कम किए हैं? बढ़ाए हैं ना। अब मुझे बताओ, अगर आपने ये यूनिट्स बढ़ाए हैं तो इसका मतलब इन्वेंट्री तो बढ़ गई। इस जर्नल एंट्री में आपकी इन्वेंट्री तो फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री सी की बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ आपने कम किसको किया है? हाँ, सेल के यूनिट ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए थे ना, तो सेल को कम किया होगा। चलो सेल को कम करना तो अलग है, पता नहीं सेल गलत रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई, हमें उससे लेना नहीं। हमने इन्वेंट्री के अंदर उसकी जो इशू के कॉलम के अंदर हमने वो 6500 लिख दिया था ना, 6500 ही है ना, हाँ। तो उसमें हमने इशू कॉलम में जो 900 यूनिट्स ज़्यादा डाल दिए थे, उस वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई थी। तो जब ये एडजस्टमेंट हम करेंगे तो इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की सी की इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाएगी। तो पहली जर्नल एंट्री आई, ज़रा जीरो आप थोड़ा इधर थोड़ा तमीज़ के दायरे में आ जाओ ना जी। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सी की ये डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अब कितने यूनिट्स हैं जी? 900 यूनिट्स हैं। और पर अब देखो, इसके अंदर आपने जो एडजस्टमेंट की है, तो सी के यूनिट्स की वैल्यू क्या चीज़ लेंगे आप, 900 या 1100? देख लो ना, सारा स्टॉक किसके हिसाब से आ रहा है। ये आपने 5310 पे जो स्टॉक लेकर गए हैं, इसमें 900 यूनिट्स इसमें ऐड किए हैं, तो 900 यूनिट्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी अगर ये 900 आपने यहाँ नहीं डाला होता तो आपकी कॉस्ट आती 900 इंटू 5000 यूनिट्स। तो आपकी 900 यूनिट्स जो बढ़े हैं, तो मतलब
उन्होंने 900 इंटू 59,000 किया ना आपने, 5900, तो ये 900 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, 900 रुपये, वैल्यू कितनी है 900 रुपये पर यूनिट, तो 900 इंटू 900 रुपीज 900 पर यूनिट। ये कहाँ से मिला आपको रुपीज 900 पर यूनिट, रिक्वायरमेंट नंबर 2 से। ये बल्कि वर्किंग 1 भी कह सकते हैं, ये वर्किंग 1, बल्कि नहीं वर्किंग 1 पे नहीं, वैल्यू तो यहीं पे निकाली है यार, यहाँ से एनआरवी निकाली थी, तो इनमें से लोअर क्या निकला था, कॉस्ट। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ जी आंसर। अब रुपीज इन 1000 ही चल रहा है सारा, तो यहाँ पे भी 1000 ही कर दो जी, 810। तो ये एंट्री होगी जनाब आपकी 1। ठीक है, इसको जरा तसल्ली से देखो, क्योंकि दूसरी जरा मुश्किल है। आसान हो बात, अलग अलग ही कर लेते हैं, आसान रहेगा, अलग अलग ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एनआरवी लॉस आपने देखा था 2 जगहों पे आया है, एनआरवी लॉस आपने देखा था 2 जगहों पे आया है। एनआरवी लॉस यहां पे लोअर कॉस्ट है, कोई एनआरवी लॉस नहीं है, यहां पे लोअर, हाँ, तो एक तो यहां पर आ रहा है लॉस, ठीक है। ये लॉस कितना है और कितने यूनिट्स हैं, 2400 यूनिट्स है ना, तो 100 इंटू 2400 करोगे तो एनआरवी लॉस की एंट्री क्या है, एनआरवी लॉस की एंट्री मेरे ख्याल में कहीं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिखा हुआ है, नहीं कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर्स, अच्छा ठीक है। लेकिन ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, तो कॉस्ट ऑफ सेल को डाल दें, एफओएच को भी डाल सकते हैं, पर कॉस्ट ऑफ सेल को फिनिश गुड्स की, क्योंकि ये फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री के अंदर अगर वो मसला हो तो आप एफओएच में डाला करें। फिनिश गुड्स में जब लॉस आ रहा है तो उसको एफओएच में ना डालें, उसको कॉस्ट, अल्टीमेटली आना तो वही पे है ना। दोनों में जरा फर्क रखें, मैंने 2 तरह की एंट्रीज कराई हैं, एक फिनिश गुड इन्वेंट्री की, दूसरी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की। तो ये फिनिश गुड की इन्वेंट्री है, चाहे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेकिन वो फैक्ट्री से निकल चुके हैं ना, तो इसलिए फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का आपने किसको एंटर कर देनी, एंट्री इसको मारनी है, कॉस्ट ऑफ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ क्या चीज थी, ए है, ए क्रेडिट। अब इसकी वैल्यू कितनी है, कितने यूनिट्स हैं, और 2400 यूनिट्स आ गए, और मल्टीप्लाई करना है आपको, आपने इसको ₹100 पर यूनिट से। अब ये 100 कैसे निकला है, ये 100 कैसे निकला है, देखो 800 माइनस 700 कर, तो ये पता हो ना आप लोगों को कैसे निकला ये जी। हाँ कर दो वर्किंग नंबर, ये भी रिक्वायरमेंट नंबर 2 लिखो इसके साथ जी। अब आई कैप ने आई थिंक अपने सोल्यूशन के अंदर ना कॉस्ट ऑफ सेल की दोनों एंट्रीज ना इकट्ठी कर दी थी, यानी फिनिश गुड इन्वेंट्री ए, फिनिश गुड इन्वेंट्री बी, ये क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल इकट्ठा ही डेबिट किया हुआ था, ठीक है। खैर चलो 240 हो गया, 240 बोला ना आपने, ओके। उसके बाद एक और जगह पे भी आपको एनआरवी लॉस नजर आ रहा है, ओए होए होए होए, ये तो दोनों में ही आ गया है। अब दोनों को ही ले लेते हैं, फिर यही कर सकते हैं हम, ठीक है, सुकून से अब करते जाएं। इस पे कितना एनआरवी लॉस आ रहा है, 10। देखो भाई कितने यूनिट्स, 21,000 यूनिट्स, और इन पर रुपीस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब 10 प्लस इधर आया 100, ये आपको पहले बताया भी था वैसे, तो एंट्रीज करनी थी। अच्छा नंबर ज़्यादा हैं एंट्रीज के, कर देना, वर्किंग में रेफर करोगे ना चीज़ों को, यानी रिक्वायरमेंट 1 और 2 में, तो नंबर बटे हुए होते हैं, वो खुद ब खुद होता चला जाएगा, मसला नहीं होगा, नंबर मिलेंगे आपको जी। बाकी यूनिट्स कितने हैं, 4000 यूनिट्स हैं, और इधर आया 160 का एनआरवी लॉस, ठीक है जी। तो ये आपने पॉइंट यानी रिक्वायरमेंट 2 में रेफर भी कर दिया। अब बताओ जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ बी कितने से क्रेडिट हो रहा है, 800। अब इन दोनों का टोटल क्या बनता है, 850 जमा 240 कितना बनता है, जी क्या
मेरे ख्याल में तो इन्वेंट्री मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ इन्वेंट्री है और बी करके कॉस्ट ऑफ सेल को इकट्ठा कर देना चाहिए। ठीक है, ये यूं करनी चाहिए थी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, खाली जगह छोड़ देनी थी, इन्वेंट्री ए क्रेडिट इन्वेंट्री बी क्रेडिट और बैलेंसिंग डाल देना था आपने कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब वही कंबाइन कर देनी थी एंट्री। जी हाँ, सही है। चलें फिर इधर आए, ज़रा देखें सवाल को। बस बस जा रहे हैं आप लोग, इधर देखें सवाल को। सवाल में करना है कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट शुड बी रिपोर्टेड इन, तो ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होता है, पता है ना आपको। अच्छा, अगली बात, 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा है, यूनिट्स भी है, कॉस्ट भी है, एनआरवी है। चलो अच्छी बात है, जहाँ पर कॉस्ट हायर होगी वो चलेगी, जहाँ पे एनआरवी हायर होगी वो चलेगी, मतलब लोअर, ठीक है, ये बराबर आ गए, कोई बात नहीं। तो ये आपका वैल्यू उठाते हुए बस ये ध्यान रख लेना, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू उठाते हुए कि ये लेने, इनमें से तो कोई भी ले लो। उसके बाद वैसा ही सवाल है, प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ रही है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हैं, यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम सेलिंग, ये परचेज प्राइस भी गिवन है। परचेज प्राइस का क्या करना है यार, ये मुझे नज़र नहीं है, इसे कुछ भी नहीं करना। आप मुझे बताओ, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं तो आपने बाहर से यूनिट जो ख़रीदने होते हैं, इनकी प्राइस का आप क्या करते हैं, कख भी नहीं करते। ये एवं ही इसने परेशान करने के लिए आपको दिया हुआ है, आपने नहीं परेशान होना। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, डैमेज यूनिट्स हैं, यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर है, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड यूज़ हो रहा है, फाइफो भी और एफको भी। माशाल्लाह कंपनी एस्टिमेट कर रही है सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे 10% से 2010 में, जनवरी 2010 में। तो फ्यूचर के लिए वो कह रहा है ये वाले नहीं उठाने, तो ट्राई करेंगे उसी तरह से। ठीक है, आप हर एक को अलग अलग कर लें बेशक घर पे, ए पकड़ेंगे, उसकी कॉस्ट, उसकी एनआरवी जो लोअर, फिर यूनिट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डैमेज्ड यूनिट्स जो कि स्टॉक में इंक्लूडेड है, ये भी उसी तरह से ही मामला आ रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स 5000 हैं, 300 अगर डैमेज्ड है तो बाकी 4700 फिर क्या होंगे। बिल्कुल वैसे ही है, मिलता जुलता सवाल है, पुराना सवाल है। एक हो गया होमवर्क नंबर 1। ठहर जाओ अभी, असगर अली एसोसिएट्स, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, होमवर्क नंबर 2 ये मैं करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। लेकिन बेटा ये बता दूं, ये आपके गले पड़ जाएगा अगर आपने इसको ध्यान से ना देखा, इसको सही से लिफ्ट ना कराई। चलो अब बस कर देता हूँ, थोड़ा रिज़ल्ट का भी आपने वेट करना है। तो 7वां और 9वां हुक्म है, लेकिन 8वां पहले घर पे दोबारा एहतियात से, इत्मीनान से, ध्यान से करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन बाबू, मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, वर्किंग है ना ऊपर, तो रेफ़र जब करोगे, मैंने वर्किंग रेफ़र कर दी ना, तो फिर 3 ही मिलते। पता नहीं ये कैसे करते, फिर 3 भी मिलते या ना मिलते। 3 मतलब बेसिकली किसी भी तरह से आपने कॉस्ट वगैरह निकालनी है ना, तो बेसिकली वो कॉस्ट, वो वैल्यू, वो एनआरवी लॉस निकालना इसी के लिए है, और फिर उनमें से असल में आपने लोअर को वैल्यू कह के टोटल कर देना था, एडजस्टेड वाला। तो मैंने ज़रा काम उलट तरीके से किया और कुछ भी नहीं, ताकि वो आप लोगों को प्रॉपर जो तरतीब है उसमें आए, कॉन्सेप्ट का जो फ्लो है उस तरह से चले। वरना आपको ये एंट्रीज करने के लिए असल में तो ये सब कुछ करना था, जैसे प्रोडक्ट वाइज आप चल रहे होते, तो वो एंट्रीज के लिए जब ये सब कर रहे होते तो वो वर्किंग होती जाती, इसके ज़्यादा नंबर थे, और एंड पे फिर सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके आपने 3 नंबर की वैल्यू निकाल देनी थी। असल में तो ये ऐसे करना था। ठीक है, ओके जी। जनरल एंट्रीज समझा तो रहा हूँ, ये एनआरवी लॉस की समझ नहीं आई। ऊपर वाली इन्वेंट्री देखो, आपने 900 यूनिट्स से प्रोडक्ट सी की इन्वेंट्री बढ़ाई, अगर इन्वेंट्री बढ़ी है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई ना। तो कॉस्ट बढ़ाने के लिए आपने इन्वेंट्री डेबिट की, और कॉस्ट ऑफ सेल क्यों क्रेडिट की है, क्योंकि ये पहले आपने गलती से सेल यानी इशू बना दिया था, तो सेल ज़्यादा रिकॉर्ड होगी थी 900 से, तो वो कम कर ली, कॉस्ट ऑफ सेल कम और इन्वेंट्री ज़्यादा। ये एंट्री करिएगा घर पे आराम से, मुश्किल सवाल था, 2 दिन छुट्टी वाले, इसीलिए 2 दिन छुट्टी थी आगे, तो मैंने ये करवाया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।